Hello everyone, this is my first video in YouTube channel. Video for my students। देखो जैसे कि लॉकडाउन की वजह से सभी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, सो ये मेरा छोटा सा ट्राई है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो लोग टाइम टू टाइम जब चाहें तब किसी भी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो को देख सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। स्टूडेंट्स, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एज आई सेड। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगती है, मेरा ये छोटा सा ट्राई आप लोगों को अच्छा लगता है बेटा, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स, आप लोग बेटा बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चले, इफ़ यू क्लिक द बेल आइकन बेटा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है बेटा लाइन एंड एंगल्स है, जो मैंने क्लास नाइन्थ का हमारा लाइन एंड एंगल्स हमारा फिफ्थ क्लास से चलता आ रहा है, लेकिन आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक लेके जा रही हूँ, जो हमारा चैप्टर 6 है लाइन एंड एंगल्स। बहुत सारी चीज़ें हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। लाइन क्या होती है हमारे पास, लाइन जो होती है हमारे पास वो ब्रेथलेस लेंथ होती है। ब्रेथलेस लेंथ समझते हो, जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है प्रॉपर, ठीक है। ये दोनों साइड में कहीं तक भी इंक्रीज हो सकती है, कहीं तक भी जा सकती है। ओके, मतलब ना तो हमारे पास इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही हमारे पास कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा इसको अगर हम लिखेंगे लाइन को तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लाइन कभी भी लिखी जाती है तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। ए बी लाइन है, अगर मुझे ए बी लाइन को कहीं भी डिनोट करना है देन आई राइट लाइक दिस ए बी, एंड देन ऊपर लाइन का साइन आपको बनाना होगा। इज देयर इज रे। रे में बेटा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये छोटी छोटी टर्म्स है जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, तो ठीक है। लाइन सेगमेंट में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं सेम। अगर हमें रे को डिनोट करना हो, मेरे पास ए बी रे है ये, तो मैं ए बी रे को उसके इसी तरह से डोनेट करूँगी। लाइन सेगमेंट ए बी को मैं इस तरह से डोनेट करूँगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। जो लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हैं वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जिस पॉइंट पे आके मीट हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज एंगल्स। एंगल्स हमने बहुत पहले से 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एंगल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स हम सभी लोगों को पता है कि एक्यूट एंगल्स क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल की अगर मैं बात करूँ तो इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। एंगल्स तो बेटा मैंने आपको डिफाइन नहीं किया, आपको पता होगा। अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन है बेटा, जब दो रेज किसी कॉमन वर्टेक्स पे आके मिलती हैं, ये एक रे है ये दूसरी रे, इस एक कॉमन वर्टेक्स पे आके मिल रही हैं, तो ये दोनों रे आपस में जो कॉमन वर्टेक्स पे मिलती हैं तो ये क्या बना देती हैं, एंगल बना देती हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं बेटा, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक्यूट एंगल के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, ये मेरे पास राइट एंगल है, इसके इधर जब इसके इस साइड में जो एंगल्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, तो ऑब्ट्यूस एंगल मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूस एंगल होता है हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, दैट इज ऑब्ट्यूस। बेटा हमारे पास एक जैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसकी जो डिग्री होती है 180 डिग्री का ये एंगल होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इससे छोटा या बड़ा। जैसे राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल में बेटा, रिफ्लेक्स एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है, वन ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 एंड 360 के बीच के जितने भी एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल्स आपका कुछ इस तरह से बनेगा, उल्टा, ठीक है। कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल ये आपका कंप्लीट एंगल है जिसके हम बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। नाइन्थ क्लास में हम क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं कुछ इस तरह से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये टॉपिक जब एक्सप्लेन करूंगी तब इसको अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। अभी के लिए नॉर्मली एक चीज़ बता रही हूँ, इसी की वजह से मान लीजिए मेरे पास ये राइट एंगल है, तो इस साइड में जितने भी मेरे एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। इस
इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, और ये हमारा क्या होता है 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो आएंगे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ से यहाँ के बीच में जो आएंगे 180 और 360 के बीच में, दे आर रिफ्लेक्स एंगल। और जब कंप्लीट एंगल बन जाएगा देन वी कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब हम बात एंगल्स की, पेयर ऑफ एंगल, जब एंगल्स के पेयर बन जाते हैं तब पेयर ऑफ एंगल्स में फर्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब उन एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स हमारे पास कितना बन जाता है 90 डिग्री, तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कोई एंगल है, ये मेरे पास मान लो मेरे पास ये है 40 डिग्री का और ये है मेरा 50 डिग्री का। तो जो 40 डिग्री और 50 डिग्री की जो मेरी ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो मेरे पास सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। इसलिए मैं इन दोनों एंगल्स को क्या बोलूँगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वी कॉल्ड दीज टू एंगल्स, these are complementary angles because the sum of these two angles are 90 degree. Same with the other angles, other pair of angles, there is a supplementary angles. Okay, supplementary angles में क्या होता है, supplementary angles में sum of angles जो होता है हमारे पास वो 180 डिग्री का होता है। sum of angles कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। सेम उसी तरह से जब हमारे पास कोई एंगल्स बनते हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह के एंगल्स हैं, ये मेरा 70 डिग्री है, ये भी मेरा 70 डिग्री है और ये मेरा 40 डिग्री है। अगर मैं इन एंगल्स का सम कर रही हूँ 70 प्लस 70 प्लस 40 180 डिग्री, जब मुझे मेरे ऐसे कोई भी दो या तीन एंगल्स या चार 4 5 6 कितने भी एंगल्स हों उन सभी का सम अगर मैं करती हूँ वो 180 डिग्री मेरे पास आ जाता है, देन वी कॉल इट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा हम 6 क्लास से करते हुए आ रहे हैं, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन लिटिल लेस, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो बेटा नॉर्मली एक छोटी सी चीज़ है, ये मत सोचना। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का एंगल है, अब हमें पता है जो इस तरह से परपेंडिकुलर टाइप में होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री का इधर है 90 इधर, तो तब भी ये टोटल हमारे पास कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स ही हमारे पास क्या हो रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब दो या तीन 3 4 जितने भी एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है तो वो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। आफ्टर दैट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स में बेटा बहुत सिंपल सी टर्म से आप सीख सकते हो, बहुत सिंपल सी टर्म आप यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूँ, इसे मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो पड़ोसी एंगल्स, नेवर नेवर एंगल्स, ठीक है। मतलब जो जब दो एंगल्स आपस में एक तरह से नेबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं एक्स और जेड की बात करूं तो ये हमारे नेबर्स नहीं है एक्स और वाई। अब इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर आप इसे समझोगे बेटा तो आपके पास क्या होता है, जब हमारे दो एंगल्स के साथ वर्टेक्स तो एंगल्स में कॉमन ही होता है हमें पता है, लेकिन उन एंगल्स के बीच में वर्टेक्स के साथ साथ जो एक कॉमन रे भी होती है, जैसे मेरे पास एक्स और वाई के बीच में ये जो रे है मेरी ये कॉमन है, मान लीजिए मैं इन्हें नाम दे देती हूँ ए बी सी डी, ठीक है। तो मेरे पास बी वाली जो रे है ये एक्स और वाई की कॉमन है, तो मैं कहूँगी कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई जो है मेरे वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। सेम विद द वाई एंड जेड, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो ये रे है सी ये मेरी क्या है, कॉमन रे है, तो वाई और जेड भी मेरे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर इन केस ऑफ एक्स जेड अगर आप देखें तो एक्स और जेड के बीच में कोई भी रे कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। आफ्टर दैट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं हमारे, मान लीजिए मेरे पास ये एंगल्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो हमारा सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और इसे समझने के लिए जब एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही एक वर्टेक्स, एक सिंगल वर्टेक्स पर बने हुए एंगल्स जो होते हैं वो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक कॉमन वर्टेक्स के ऊपर 2 3 4 कितने भी एंगल्स हों लेकिन उनका वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर उनका वर्टेक्स हमारे पास कॉमन है तो हम बोलेंगे कि वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम जो होता है वो हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है,
ठीक है। इसकी जगह बेटा 3 और 4 एंगल्स भी हो सकते हैं। सिंपली यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कॉमन वर्टेक्स के ऊपर बने हुए एंगल्स होने चाहिए। अगर मैं अभी के लिए ऐसे करके कर दूं, ये x है, ये y है, ये z आ गया, तब भी क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तब भी ये तीनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आफ्टर दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बहुत ही ईजी होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में जब दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, 3 4 जितनी भी लाइंस हैं, आपको सिंपली यही देखना है कि टू ऐसे एंगल जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट में हों। जैसे ये एंगल्स हमारे क्या हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों एंगल्स अगर मैं एक्स और वाई नाम दूं तो ये एक्स और वाई हमारे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। सेम विद दीज एंगल्स, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। ये दोनों आपस में नहीं है, बस ध्यान रखना, जो सामने वाले आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होती है 9th क्लास में, वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है। और सिंपल सी बात एक ध्यान रखिए, अगर पैरेलल लाइंस के ऊपर ये बने होते हैं तो पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर ये बने हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन जरूरी ही नहीं है कि ये पैरेलल लाइंस के ऊपर ही बने हो तभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर पैरेलल लाइन नहीं होंगी तब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, सेम डायरेक्शन वाले एंगल्स, बट वो इक्वल नहीं होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने ये डायग्राम ली है और जैसे कि हमारी 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पैरेलल लाइंस के ऊपर ही वहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर मेरे पास सेम डायरेक्शन में एंगल्स हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल, सेम डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे मैंने एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नेम दिया हुआ है, तो सेम डायरेक्शन में कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। अब सेम डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन नहीं देखना है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाइन एम एंड एन, तो आपने एम के अबव, एम लाइन के ऊपर जो एंगल्स बने हैं, एन लाइन के जो ऊपर एंगल्स बने हैं सिर्फ उन्हें देखना है। एन लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल बने हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। और एम लाइन के ऊपर की साइड में कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 5 एंड एंगल 6। इस तरह से अगर आप रफ वर्क करेंगे तो वहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है और लाइंस की एक साइड ही बन रही है। मतलब ये भी लाइंस की ऊपर की साइड है और ये भी लाइन की ऊपर की साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब उसी तरह से पहले हमने लाइन के ऊपर वाले एंगल्स की बात की, अब लाइन से नीचे वाले एंगल्स की बात करें तो ये हमारी हाइट हो गई है, तो हमारे पास बच रहे हैं 3 4 एंड 7 8। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। होप यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको जब भी वैल्यू निकालने के लिए आती है उसके सामने ही हमें उसकी वैल्यू दी होती है, लेकिन हमें अगर नॉलेज नहीं होगा कि हम उस वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो हमें वैल्यू का पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में होने चाहिए लाइन। अगर लाइन के ऊपर वाले एंगल्स देख रहे हो तो ऊपर वाले एंगल ही देखिए, नीचे की देख रहे हो तो नीचे वाले एंगल्स ही देखिए। ओके। अब यहाँ पे आ जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स पहले तो हम लेके चलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास बनते हैं। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल्स बनते हैं, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो हमारे सेम डायरेक्शन में बनते हैं, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक है। लेकिन अल्टरनेट एंगल्स हमारे टू टाइप के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब लाइन के अंदर वाले एंगल्स, लाइन के बाहर वाले एंगल्स को नहीं देखना है, लाइन के अंदर वाले एंगल्स को आप सिर्फ देखिए। तो लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल्स हैं, 3 4 5 6। तो मैंने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। मीन्स 3 एंड 6 आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और 4 एंड 5 भी आपके पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं आपके पास बात करूं तो एंगल 3 इज इक्वल टू, इस केस में भी वही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं इफ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा,
ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अब लाइंस के बाहर वाले एंगल्स जो हैं, लाइंस के अंदर वाले एंगल्स को कट कीजिए, लाइन के बाहर वाले एंगल्स अगर हम देखेंगे तो 1 and 2 and 7 and 8। तो यहाँ से भी क्रॉस में अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। एक लास्ट हमारे पास बच रहा है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो एम और एन लाइंस के अंदर वाले एंगल्स जो सेम साइड में बन रहे हों, लाइंस के सिर्फ अंदर वाले, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या वर्ड यूज हो रहा है, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब इनसाइड, अंदर की साइड, लाइंस के अंदर होने चाहिए और सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो लाइन के अंदर और सेम डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 5। इस केस में प्रॉपर्टी ये होती है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस केस में भी आप ध्यान रखिए लाइंस हमारी पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन हमारी चलेगी। और तो दूसरे एंगल है एंगल 4 एंड एंगल 6, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं 6.1, 6.3, 6.4 ये सारी एक्सरसाइज भी आपके साथ शेयर करूंगी। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।